नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में 5 मई 2026 की सभी सबसे जरूरी खबरों को डीकोड किया जाएगा। हम इन डायनामिक करंट इवेंट्स को सीधे यूपीएससी के स्टैटिक सिलेबस से मैप करेंगे ताकि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएं। बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए सीधे कंटेंट पर आते हैं। आज का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखता है। शुरुआत होगी पॉलिटी और गवर्नेंस से, फिर चलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ। उसके बाद एनवायरनमेंट, हेल्थ और साइंस के अपडेट्स देखकर इन सभी को मेंस प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करेंगे और आखिर में एक रैपिड फायर रिवीजन समरी भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी और गवर्नेंस की अहम अपडेट्स से। स्टेट इलेक्शंस 2026 के नतीजे काफी दिलचस्प रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके ने 107 सीट्स जीतकर सीधे 35% वोट शेयर हासिल कर लिया है, जो आज के दौर में सोशल मीडिया पॉपुलिज्म के तगड़े असर को दिखाता है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो पावर का ट्रांसफर बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, जिसका सीधा मतलब यह है कि आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की ही होती है। अब आते हैं सीयूईटी यूजी और एनटीए से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर। इस साल 14 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि स्टूडेंट्स को उनके घर से 300 किलोमीटर तक दूर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स अलॉट किए गए हैं। नीट 2024 के पेपर लीक्स के बाद इस तरह का मिसमैनेजमेंट नेशनल टेस्टिंग बॉडीज के अंदर छिपे बड़े सिस्टमिक इश्यूज को उजागर करता है। यहां पर एक बहुत अहम स्टैटिक फैक्ट रिवाइज कर लेना चाहिए कि एनटीए का गठन साल 2017 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया था। ये पूरा मुद्दा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट केस स्टडी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का आधार समझना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा कैच ये है कि एमसीसी का अपना कोई भी अलग स्टैट्यूटरी या कानूनी आधार नहीं है। इसे अपनी सारी पावर सीधे संविधान के आर्टिकल 324 से मिलती है, जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस डायरेक्ट, कंट्रोल और कंडक्ट करने की सुप्रीम पावर देता है। तो जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है, ये फाउंडेशन पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एमसीसी पूरी तरह से चुनाव आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पर ही टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो जीएस पेपर 2 और 3 को कवर करता है। यहां हम एक परफेक्ट रिपल इफेक्ट देख सकते हैं, जहां दुनिया के एक कोने में कुछ होता है और उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कहानी शुरू होती है वेस्ट एशिया से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है। रिजल्ट, ग्लोबल ब्रेंट क्रूड अचानक स्पाइक होकर लगभग $110 पर बैरल तक पहुंच जाता है। क्योंकि भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसका अगला इफेक्ट ये होता है कि हमारे एलपीजी इंपोर्ट्स 16% और पाम ऑयल इंपोर्ट्स 27% तक गिर जाते हैं। और इस सबका फाइनल नतीजा हमारे करंट अकाउंट पर एक भारी दबाव के रूप में दिखता है, जिससे रुपया अपनी ऐतिहासिक गिरावट पर पहुंच गया है। जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की ये चेन समझना बिल्कुल क्रूशल है। और वो ऐतिहासिक गिरावट इस नंबर में झलकती है, 95.23। भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले इस ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के नतीजे के रूप में ये एक बहुत ही सॉलिड डेटा पॉइंट है। जब मेंस में एक्सटर्नल सेक्टर, इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर आंसर लिखना हो तो इस आंकड़े का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर देश के आयात बिल को बढ़ा देता है। लेकिन इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बीच हमारी तैयारी क्या है? भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर कैपेसिटी इस वक्त सिर्फ 5.33 मिलियन टन है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाती है तो ये रिजर्व देश के लिए सिर्फ और सिर्फ 9.5 दिन की कंजम्पशन को ही कवर कर पाएगा। ये नंबर सच में चिंता करने पर मजबूर कर देता है कि हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की कितनी सख्त जरूरत है। अब फोकस करते हैं कुछ क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप्स पर जो अक्सर नेगेटिव मार्किंग करवा देते हैं। पहला ट्रैप, यूएई ओपेक का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ओपेक 1960 में बना था, जबकि यूएई ने इसमें 1967 में एंट्री ली थी। दूसरा ट्रैप ज्योग्राफी से है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान और ओमान के बीच स्थित है, ना कि ईरान और यूएई के बीच। ये छोटे छोटे मैप बेस्ड फैक्ट्स एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चलिए अब स्मूथली जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट, हेल्थ और साइंस सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं। हेल्थ सेक्टर से कुछ अहम फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई स्कीम के अंदर सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है। इसमें ओपीडी और दवाइयों का खर्चा शामिल नहीं है।
एक और जरूरी पॉइंट, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट भले ही एक सेंट्रल लॉ है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम आज भी हमारे संविधान की कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब दोनों केंद्र और राज्य इस पर कानून बना सकते हैं। NLEM यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स के रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में ये नुआंसेस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। साइंस एंड टेक में दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने वाले हैं। पहला, निसार सैटेलाइट। ये नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है जो इतना शक्तिशाली है कि मेक्सिको सिटी का हर साल 24 सेंटीमीटर धंसना भी सटीकता से ट्रैक कर रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बायोसिमिलर्स का। बायोसिमिलर्स एक्चुअली बायोलॉजिक्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते, वो बस उनके सिमिलर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनेरिक ड्रग्स स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज होते हैं। मेडिकल साइंस की इस टर्मिनोलॉजी में ये अंतर जरूर पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट और राइट्स के टॉपिक में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बहुत चर्चा में है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ये रीअफर्म किया है कि इस कानून के अंदर एक पावरफुल नॉटविथस्टैंडिंग ओवरराइड क्लॉज मौजूद है। इस क्लॉज की ताकत ये है कि ये पुराने कोर्ट ऑर्डर्स को भी सुपरसीड कर सकता है ताकि ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सके। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और ट्राइबल राइट्स को बचाने के लिए ये एक बेहद शक्तिशाली जुडिशियल टूल है। अब आते हैं एक बहुत अहम हिस्से पर, मेंस प्रैक्टिस इंटीग्रेशन। इन सभी फैक्ट्स को एनालिटिकल आंसर्स में कैसे यूज करना है, आइए देखते हैं। JS3 के इस इवैल्यूएटिव क्वेश्चन को देखिए। ये पूछ रहा है कि ईरान UAE कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कितनी वल्नरेबल है। अब इसका आंसर उन्हीं डेटा पॉइंट से बनेगा जो हमने अभी डिस्कस किए थे। रुपये का 95.23 पर गिरना, इंपोर्ट बिल्स का बढ़ना और SPR का सिर्फ 9.5 दिन का बैकअप होना। ये फैक्ट्स आंसर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एनालिटिकल एज देंगे, जहां हम क्लियरली लॉन्ग टर्म एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने पर एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। पॉलिटी के लिए GS2 का एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है कि आज के डिजिटल कैंपेनिंग के दौर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे मजबूत किया जा सकता है। यहां आर्टिकल 324 की सुप्रीम पावर का हवाला देना एकदम जरूरी है। साथ ही हम यह आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर सकते हैं कि रियल टाइम AI मॉनिटरिंग और स्टैट्यूटरी बैकिंग जैसे आधुनिक बदलाव लाने से चुनाव आयोग की ताकत और निष्पक्षता दोनों को सफलता से बचाया जा सकता है। चलिए अब पूरे एक्सप्लेनर का एक क्विक रिकैप करते हैं अपनी रैपिड फायर रिवीजन समरी के साथ, ताकि सब कुछ याद रहे। एक नजरिया क्लियर करने के लिए ये समरी इन सभी अहम इवेंट्स को उनके कोर्स सिलेबस टैग्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में दिखाती है। इकोनॉमी में रुपए का 95.23 हिट करना, स्पेस टेक में NASR का डेटा, साइंस में बायोसिमिलर्स और जेनेरिक्स का फर्क, IR में UAE का ओपेक एग्जिट और पॉलिटी में MCC का नॉन स्टैट्यूटरी नेचर। ये टेबल प्रीलिम्स के वक्त एक परफेक्ट क्विक रिवीजन टूल का काम करेगी, जिससे फैक्ट्स और फाउंडेशन दोनों एक साथ आसानी से क्लियर हो जाते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस डीप फिलोसॉफिकल कोट पर जरूर गौर कीजिए। लोकतंत्र सिर्फ शासन की एक प्रणाली नहीं है, ये एक ऐसी मूल्य व्यवस्था है जो हमारी रगों में बहती है। हाल ही में हुए चुनाव परिणामों और इंस्टीट्यूशंस पर उठते सवालों के बीच हम सबको चिंतन करना चाहिए कि इन चेरिश्ड वैल्यूज को आगे बेहतर तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नए अपडेट्स के साथ जल्द ही फिर जुड़ेंगे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।